हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे हौसले बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क को दो स्वतंत्र देश बनाने की घोषणा कर दी है और वहाँ पर इन दोनों देशों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी सेना भी भेज दी है। वैसे तो ये स्थिति भारत के लिए इधर कुआं तो उधर खाई वाली है, लेकिन फिर भी भारत ने यहाँ पर डिप्लोमेसी दिखाई और पीसफुल सॉल्यूशन के लिए जोर दिया है। तो वहीं कई देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाए हैं और कई देशों ने तो ये भी कहा है कि युद्ध शुरू हो चुका है, रूस ने यूक्रेन का इन्वेजन शुरू कर दिया है। लेकिन हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को दो देश बनाने का निर्णय क्यों लिया है और इसके पीछे के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमेरिका और यूएसएसआर में शीत युद्ध शुरू हो गया था और दोनों देश दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते थे और जो कुछ देश में विरोधी आवाज़ें होती थी तो वहाँ पर उनके दो टुकड़े कर देते थे। जैसे जर्मनी के दो टुकड़े हुए थे, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी, उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तर यमन दक्षिण यमन, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, जिसमें से उत्तर और दक्षिण कोरिया अभी भी विभाजित है। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होकर 15 नए देशों में बढ़ गया था, जिसका सबसे बड़ा देश था रूस। अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1949 में नेटो नाम का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसको रूस अपने लिए खतरा मानता है। रूस नहीं चाहता कि उसके दरवाजे पर नाटो की सेना आए। नाटो रूस के लिए सबसे बड़ा खतरा है और रूस यही चाहता है कि रूस के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर नाटो ना हो। और अब हम चलते हैं उस घटना पर जो पूरी तरह यूक्रेन वाली घटना जैसी है, यानी जॉर्जिया। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जॉर्जिया में पावर में बने रहते हैं एडवार्ड शेवर्डनेजे। ये बंदा बहुत ज़्यादा करप्ट था। इसने फंड का मिसमैनेजमेंट किया, करप्शन किया और चुनाव में धांधलेबाजी की, जिससे जॉर्जिया की जनता गरीब ही रही और वहाँ डेवलपमेंट ना के बराबर हुआ था। तो इन सब चीज़ों से जॉर्जिया की जनता परेशान हो चुकी थी। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट एडवार्ड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, जिन्हें रोज़ रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 3 नवंबर 2003 से 13 नवंबर 2003 तक चली। जॉर्जिया की जनता सड़कों पर आ गई और प्रेसिडेंट एडवार्ड को हटाने की मांग करने लगी, लेकिन एडवार्ड को रूस का फुल सपोर्ट था क्योंकि वो एक यूएसएसआर के ज़माने के नेता थे और प्रो रशिया के थे। तो यहाँ पर बहुत ज़ोरदार प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पर इसी को देखते हुए एडवार्ड को अपना पद छोड़ना पड़ा और यहाँ पर उनकी जगह पर आए मिखाइल साकाशविली। तो मिखाइल साकाशविली रिवॉल्यूशन से निकलकर नेता बने थे, तो उनसे जनता को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि वो जॉर्जिया की हालत सुधार देंगे और उनको गरीबी से बाहर निकाल देंगे। और वो एक्चुअली में इस चीज़ को करने भी लगे थे और जॉर्जिया की पॉलिसीज़ को प्रो रशिया से अलग करते हुए प्रो यूरोप कर रहे थे और वो जॉर्जिया को नाटो और यूरोपियन यूनियन में शामिल कराना चाहते थे। और इसके लिए जॉर्जिया ने पार्लियामेंट में 2006 में एक बिल को पास किया और नाटो में शामिल होने के लिए जॉर्जिया को तैयार किया। लेकिन जॉर्जिया के इस कदम से रूस और जॉर्जिया के बीच काफ़ी टेंशन बढ़ गई थी, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि नाटो जॉर्जिया में और उसके दरवाजे पर नाटो आए। तो जॉर्जिया के इस कदम से रूस ने अपने देश में रह रहे जॉर्जिया के लोगों को निकाल दिया और जॉर्जिया पर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन जॉर्जिया के दो क्षेत्र हैं जो एडवार्ड के हटने के बाद भी प्रो रशिया ही रहे और उनका नाम है अबखाजिया और साउथ ओसेटिया। तो ये चीज़ें जॉर्जिया को पसंद नहीं आई और उसने 2008 में वहाँ पर अपनी मिलिट्री को भेजा। रूस ने जॉर्जिया के अगेंस्ट स्टेप्स लिए और रूस और जॉर्जिया के बीच 5 दिनों तक युद्ध चलता रहा। और इसके बाद तब से रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अबखाजिया और साउथ ओसेटिया को अलग देश घोषित कर दिया। हालांकि रूस के इस कदम से इंटरनेशनल कम्युनिटी नाराज़ हो गई और जो नए देश बनाए थे उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। ये देख सकते हैं आप, ये है जॉर्जिया का मैप और उसमें से 2 देश बना दिए रशिया ने, साउथ ओसेटिया और अबखाजिया। तो ये था अबखाजिया और साउथ ओसेटिया के बनने की कहानी और बिल्कुल जॉर्जिया की तरह यूक्रेन में हुआ है और इतिहास वहाँ पर दोहराया गया है। यूक्रेन भी जॉर्जिया की तरह सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। हुआ ये था कि 2013 में यूक्रेन में तब विक्टर यानुकोविच की सरकार थी जो प्रो रशिया थे, लेकिन यहाँ पर इनको एक करप्ट लीडर के तौर पर जाना जाता था, जिससे यूक्रेन यूरोप के गरीब देशों में शुमार होता था। तो वहाँ पर ईयू ने यूक्रेन को अपनी मेंबरशिप ऑफर की थी, जिससे यूक्रेन पहले तो ईयू का हिस्सा बने, फिर इसके बाद नाटो का। लेकिन विक्टर यानुकोविच प्रो रशिया लीडर थे और उन्होंने ईयू के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिससे वहाँ की जनता नाराज़ हो गई। वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट होने लगे, जिसे मैडन मूवमेंट कहा जाता है, यूरो मैडन भी कहते हैं इसको। तो विक्टर यानुकोविच ने इसे वायलेंटली दबाना शुरू कर दिया और दर्जनों लोग इसमें मारे गए। लेकिन यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को पश्चिमी देशों ने अपना सपोर्ट देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर रूस विक्टर यानुकोविच को सपोर्ट कर रहा था।
फिर ये प्रोटेस्ट बड़ा होता गया और बाद में विक्टर यानुकोविच अपना पद छोड़ते हुए देश से भाग गए और वहाँ पर प्रो यूरोप सरकार सत्ता में आ गई। लेकिन इसी बीच क्राइमिया में भी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर हथियारों के साथ लोगों ने सरकारी इमारतों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। लेकिन इन लोगों ने आर्मी की यूनिफॉर्म तो पहन रखी थी, लेकिन उस पर किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं बना हुआ था जिससे किसी देश का पता लग सके या किस संगठन से वो सेना है, जिससे उनका एफिलिएशन पता नहीं लग रहा था। लेकिन ये लोग रशियन सपोर्टेड लोग थे, या शायद मैं कहूँ रशिया के सैनिक थे, और उन्होंने पूरे क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं, मीनवाइल आर्म मैन विद नो इंसिग्निया ऑन देयर यूनिफॉर्म मोस्टली वेयरिंग मास्क स्टार्टिंग सीजिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग इन क्रीमिया। और उसके बाद उन्होंने पूरे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद क्रीमिया में एक रेफरेंडम होता है, यानी जनमत संग्रह, जहां पर 95% लोगों ने रूस में जाने के लिए वोट किया और फाइनली 18 मार्च 2014 को क्रीमिया रूस का हिस्सा बन जाता है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस रेफरेंडम को रिजेक्ट कर देती है और क्रीमिया को इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी बताती है। तो जैसे ही क्रीमिया रूस में शामिल होता है, तो वैसे ही पश्चिमी यूक्रेन के रशियन मेजॉरिटी वाले रीजन डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी ये प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए और लोग रूस में शामिल होने की डिमांड करते हैं और सरकारी ऑफिसर्स को टारगेट करते हैं। इससे उन दोनों रीजनों में केओस हो जाती है और अनरेस्ट शुरू हो जाता है और बिना किसी साइन वाली मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर यूक्रेन की सेना को अटैक करते रहे और काफ़ी बड़ा एरिया अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और अपने कंट्रोल में लेने के बाद डोनेट्स्क और लुहांस्क ने यूक्रेन से अपनी आज़ादी की घोषणा कर दी और वहाँ पर जंग शुरू हो गई और रूस वहाँ पर लड़ रहे अलगाववादियों की मदद करना शुरू करता है। और ये लड़ाई अभी भी चल रही है, जिसमें अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये संख्या समय के साथ बढ़ भी सकती है। लेकिन सवाल यह आता है कि जैसे रूस ने क्रीमिया के साथ किया, अपनी सेना भेजकर उसको रूस में मिला लिया, तो ऐसा डोनबास के डोनेट्स्क और लुहांस्क में क्यों नहीं किया? तो इसका जवाब है मिन्स्क एग्रीमेंट, जिसमें रूस और यूक्रेन दोनों में एग्रीमेंट होता है कि दोनों देशों में से कोई भी डोनबास को इन्वेड नहीं करेगा। तो यही वजह है कि रूस ने इसे इन्वेड नहीं किया था, लेकिन इसके बाद भी वही लड़ाई चलती रहती है, जिसमें रूस भी चाह रहा था कि मिन्स्क एग्रीमेंट की ऑब्लिगेशंस को तोड़ दे और कोविड-19 ने उसको ये मौका दे दिया। पहले तो अल्फा और डेल्टा वेरिएंट में रूस ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया, लेकिन जैसे ही ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, तो वैसे ही रूस ने अपनी आर्मी को यूक्रेन के बॉर्डर के पास मिलिट्री हार्डवेयर के साथ असेंबल करना शुरू कर दिया। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका, बार बार ये कहता है कि रूस हमला करने वाला है और रूस हमला करने से इनकार करता है। तो फाइनली अब रूस ने दोनों को अलग देश घोषित कर दिया है और अपने सैनिकों को वहाँ पीस कीपिंग मिशन के लिए भेज दिया है। अब रूस हमला करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये है कारण और इतिहास जिससे रूस ने 2 नए देश बनाए हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।